गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल? बढ़िया ही होने चाहिए, उसमें क्या है। बिल्कुल बढ़िया। तो कहाँ थे हम? जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। और जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं और उनको उनमें जॉइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, उनका अकाउंटिंग कैसे हमें करना है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट अमंग्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स। नाउ अब देखते हैं उस पार्ट का हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये चैप्टर हमने बोला दो पार्ट में, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड था। फर्स्ट, जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर, एंड द सेकंड डिसीजन मेकिंग ऑन द फर्दर प्रोसेसिंग। डिसीजन मेकिंग ऑन द फर्दर प्रोसेसिंग। सो चलिए ओपन करते हैं अपनी क्वेश्चन फाइल और आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जहां पे ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं ये हम बहुत अच्छी तरह बात कर चुके हैं, बहुत इजी है, समझ में आपको आ ही जाएगा क्वेश्चन पढ़ती। Naresh Manufacturing Company produces in following products using 5,000 ton of coal at the rate of 15 per ton into a common process। उससे हमें मिला कोक, tar and sulfate of ammonia, बेंजोल। कोक मिला 3500 टन, तार मिला हमें 2800 टन, सल्फेट ऑफ अमोनिया मिला 52 टन और बेंजोल मिला 48 टन। तो चार प्रोडक्ट मिले। 200 ton of material is lost in process as waste and air evaporation. Labor and overhead of the process is 15,000 and 6,000 respectively. Joint cost apportionment करना है physical unit method amongst the products। फिजिकल यूनिट मेथड अमंग्स दी प्रोडक्ट जॉइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। आवाज ऐसी आई है मुझे यहां पे हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं कैसे हो जाएगा। सबसे पहले क्या करोगे, इसके अंदर टोटल कॉस्ट निकालोगे, जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट निकालेंगे। चलिए देखिए जॉइंट कॉस्ट कितनी है, कैलकुलेट कीजिए फटाफट से टोटल जॉइंट कॉस्ट। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जॉइंट कॉस्ट कितनी है हमारी? आर जॉइंट कॉस्ट इज 15 प्लस 6 और ये मटेरियल 5000 टन। 5000 इंटू 15 मटेरियल है, लेबर 15,000, ओवरहेड्स 6,000, टोटल जॉइंट कॉस्ट 96,000। our total joint cost is 96,000 और इस 96,000 की जॉइंट कॉस्ट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग्स द प्रोडक्ट इन द यूनिट रेशो। सो यूनिट्स है हमारे पास 3500, 1200, 52 एंड 48। टोटल यूनिट्स हो गई आपकी 4800 यूनिट्स। 96,000 डिवाइडेड बाय 4800, ₹20 पर यूनिट हमारी जॉइंट कॉस्ट हम सभी प्रोडक्ट्स पे चार्ज कर देंगे। एवरेज कॉस्ट मेथड बोल दीजिए, फिजिकल यूनिट मेथड बोल दीजिए, प्रपोर्शन ऑफ द यूनिट्स बोल दीजिए, जो मर्जी है वो मेथड का नाम लीजिए, करना यही है। ऑल सेट? बात क्लियर है? बिल्कुल सिंपल बात है। अब इसमें सर नॉर्मल लॉस भी तो था, तो भी नॉर्मल लॉस का तो काम अपने आप ही खत्म हो गया ना। नॉर्मल लॉस तो अपने आप ही खत्म हो गया। नॉर्मल लॉस यूनिट से स्क्रैप वैल्यू रिकवर नहीं हुआ, बस। तो नॉर्मल लॉस यूनिट्स अपने आप उसकी कॉस्ट बाकी प्रोडक्ट पे डाइवर्ट हो चुकी है, क्योंकि हमने सिर्फ टोटल कॉस्ट को एज इट इज आउटपुट यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। तो अपने आप नॉर्मल लॉस का कॉस्ट तो डाइवर्ट हो चुका है, कोई मैटर ही नहीं बचा। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। In Mahesh Limited, the cost of refining operation to the split of point during a period amounted to 72,000 in following production of product: first grade 300 unit, second grade 600 unit और third grade पे 300 units। You are required to compute or apportion the joint cost on average unit method, on technical evaluation method with point 4, 3 and 2 for the 3 grade respectively. Also highlight the anomaly
if any, in using the average unit method. मतलब आपको लगता है कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी यहां पे देखते हैं हमारी टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी आ रही है। हमारी टोटल जॉइंट कॉस्ट है 72,000 की। अब ये 72,000 की टोटल जॉइंट कॉस्ट को हम तीन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ यूनिट के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो ये काम तो बहुत आसानी से हो जाता है। 300, 600 एंड 300। टोटल आउटपुट 1200 पर यूनिट कॉस्ट 6 रुपीज पर यूनिट, 60 रुपीज पर यूनिट। ये आपका पर यूनिट कॉस्ट हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया 60 रुपीज 300, 60 रुपीज 600, 60 रुपीज 300 और ये हो गई हमारी जॉइंट कॉस्ट। यहां तक इस डिस्ट्रीब्यूशन में तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि कोई गलती होने का चांस बचा। यूनिट कॉस्ट मेथड हो गया। अब ये बोल रहा है सेकंड, ये है हमने एक मेथड लिखा था, हमने कहा मेथड हम बात करेंगे। थर्ड मेथड वाज टेक्निकल एस्टिमेशन मेथड्स, जिसमें हमने कुछ लिखा नहीं था। हमने सिर्फ ये बात करके छोड़ दिया था कि टेक्निकली वहां हर ऑर्गेनाइजेशन में उनके नेचर ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पे, उनके प्रोसेसिंग प्रोसेस के बेसिस पे, प्रोडक्शन प्रोसेस के बेसिस पे उनके इंजीनियर विल डिसाइड, उनके टेक्निकल एसोसिएशंस विल डिसाइड कि कैसे जॉइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ है और टेक्निकल इवैल्यूएशन मेथड लगाने को बोला गया है। अब टेक्निकल इवैल्यूएशन में क्या बोला है, 432 का वेट देना है। ग्रेड्स जो हैं उन ग्रेड्स को वेट देना है। फर्स्ट ग्रेड को 4 का वेट देना है, सेकंड ग्रेड को 3 का वेट देना है और फोर्थ ग्रेड को 2 का वेट देना है और उस वेट के बेसिस पे कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो सर ये वेट कैसे देंगे? वेट देने का तरीका बचपन में हमने कहीं पढ़ा था, अपने ही यहां पे नहीं, हमने ये वेट देने का तरीका पढ़ा था ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में, जहां मैंने बताया था कि यदि प्रोडक्ट इक्विवेलेंट स्टेज पे, जब प्रोडक्ट सिमिलर नहीं होते हैं, हर प्रोडक्ट ग्रेड वाइज प्रोडक्ट होता है, तो उन्हें उनकी ग्रेड में हाईएस्ट या लोएस्ट ग्रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हमने वहां पे बात की थी सिनेमा हॉल में ड्रेस सर्किल, मिडिल सर्किल, अपर सर्किल, तो उनकी जब कॉस्ट निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, उनकी कॉस्ट निकाल रहे थे, टोटल कॉस्ट को क्या टोटल यूनिट से डिवाइड कर रहे थे? नहीं सर, हम उन यूनिट्स को ग्रेड के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट यूनिट में कन्वर्ट कर रहे थे। हमने जब बात की थी डिस्टेंस बस वाले के एग्जाम्पल में, जहां कोई 4 किलोमीटर पे ट्रेवल कर रहा है, कोई 8 किलोमीटर पे ट्रेवल कर रहा है, कोई 16 किलोमीटर पे ट्रेवल कर रहा है, तो हमने उनको नंबर ऑफ स्टूडेंट को भी इक्विवेलेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट में कन्वर्ट किया था। यहां भी हमारे पास 3 तरह की ग्रेड के प्रोडक्ट हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, और उनका आउटपुट हमें दिया है। यार जब वो ग्रेड बता रहा है कि ये ग्रेड 1 प्रोडक्ट है, ये ग्रेड 2 प्रोडक्ट है और ये ग्रेड 3 प्रोडक्ट है, तो उनको बनाने में जो कॉस्ट लगी होगी वो कॉस्ट भी तो डिफरेंट लगी होगी ना। क्या वो कॉस्ट यूनिट प्रोपोर्शन में लग गई होगी? क्या वो कॉस्ट यूनिट प्रोपोर्शन में नहीं लगी होगी? तो पहले तो उन ग्रेडेड प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करके इक्विवेलेंट टू अदर या लोअर कन्वर्ट करो, तब आप पर यूनिट डिवाइड कर सकते हो। तो यहां इन्होंने ग्रेड दे दिया, ग्रेड का रैंक दे दिया। फर्स्ट ग्रेड को 4, सेकंड ग्रेड को 3 और थर्ड ग्रेड को 2, यानी 4, 3, 2 के प्रोपोर्शन में कॉस्ट लगती है सर। और उसी और यूनिट्स भी बनी अलग अलग। तो यहां पे सॉल्यूशन कैसे आएगा? क्वेश्चन नंबर 2, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 प्रोडक्ट हमारे पास है। इनका आउटपुट हमें दिया हुआ है 600, 300 एंड 300 यूनिट्स। 363, ओके। और इनको ग्रेड दिया गया है, रैंक दिया गया है। रैंक क्या दिया है? 4, 3, 2। आउटपुट को ग्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं, हम आउटपुट को उनकी ग्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास इक्विवेलेंट आउटपुट आएगा। इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंस आ जाएगी।
1200, 1800, 600 और फिर इसका रेशो बनाते हैं, तो इसका रेशो हो गया 1:3, 1 और अब इस रेशो में जॉइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो जॉइंट कॉस्ट 72,000 2/6, 72,000 3/6 and 72,000 1/6, 24,000, 36,000 एंड 12,000। ये हो गया हमारा जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल इवैल्यूएशन। और टेक्निकल इवैल्यूएशन के अंदर हमारे पास कोई मेथड नहीं है, टेक्निकल इवैल्यूएशन में ऑब्जर्वेशन है और हमें उस ऑब्जर्वेशन को रिस्पेक्ट देना है और अकॉर्डिंगली उसका एक प्रोसीजर, उसका एक रेशियो कैलकुलेट करके लेकर आना है। यहां इंपॉर्टेंस दे दिया गया तो हमने यूनिट्स और इंपॉर्टेंस, हाँ सिर्फ इंपॉर्टेंस दिया तो इंपॉर्टेंस का रेशियो मत बना देना, इंपॉर्टेंस और यूनिट मल्टीप्लाई होके कंबाइंड रेशियो बनेगा, इंपॉर्टेंस का रेशियो नहीं बन जाएगा। अब यहां पे पूछा है कि सर ये एवरेज मेथड का एनोनॉमी क्या है। सर एवरेज मेथड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कौन सा मेथड ज्यादा बेटर है। अभी यहां पे ग्रेड 1 और जब हमने एवरेज मेथड की बात की थी तो एवरेज मेथड में हमारा रेशियो था 1:1, 1:1, 1:1 का मतलब ग्रेड 1 में भी उतनी कॉस्ट लगेगी जितनी ग्रेड 3 में लगेगी। ऐसा कैसे हो सकता है? एक ग्रेड 1 प्रोडक्ट है और एक ग्रेड 3 प्रोडक्ट है, क्या दोनों को बनाने में सेम कॉस्ट लग रही है? सर सेम कॉस्ट कैसे लग सकती है ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के अंदर? इंपॉर्टेंस के बेसिस पे कॉस्ट लगनी चाहिए, इसलिए एवरेज मेथड का यहां पे ये प्रॉब्लम था कि एवरेज मेथड ने ग्रेड 1 और ग्रेड 3 को सेम कॉस्ट दे दिया, इक्वल मान लिया, जबकि रैंक बोल रहा है कि वो डबल रैंक वाला प्रोडक्ट है। ऑब्वियसली जो डबल रैंक वाला प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट डेफिनेटली ज्यादा ही आई होगी। दैट इज द प्रॉब्लम विद दैट एवरेज मेथड। और ये एवरेज मेथड का सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं, एवरेज मेथड का ये पर्टिकुलरली बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम है। यूनिट इज नॉट द क्राइटेरिया, यूनिट इज नॉट द क्राइटेरिया। यूनिट के बेसिस पे आप कैसे डिवाइड कर सकते हो? घर में रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और हम ये पूछते हैं पर पैक, पर पर्सन कितना खर्चा आएगा। पता चलता है कि सर हमारा 50 लोगों का पार्टी है, बोलो पर पर्सन कितना चार्जेस लगेगा? वो बोलता है 1000 रुपी पर पर्सन लगेगा, लेकिन 50 में से 30 तो बच्चे हैं और 30 बच्चों में से भी 20 बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज 6 साल से कम है। तो क्या ये लॉजिकली डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है? तो सर पार्टी किया हमने 50 जनों का, 50 जनों का पार्टी किया, हमारा खर्चा 50,000 रुपए आया, वेरी गुड, पर पर्सन 1000 रुपए का पार्टी हो गया तुम्हारा। नहीं सर गलत है, आपने कॉस्ट को यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन यूनिट्स में 3 कैटेगरी है, बिलो 12, बिलो 18, टिल 12 to 18 एंड 18 एंड अबव, क्योंकि उनका डाइट अलग होगा। तो ये यूनिट मेथड पे जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना ऑलवेज बेटर मेथड तो नहीं हो सकता, यदि यूनिट्स जो है या जो प्रोडक्ट्स हमारे बने वो प्रोडक्ट ग्रेडेड प्रोडक्ट है, जिन प्रोडक्ट्स में रैंक्स हैं, जिन प्रोडक्ट्स में बाइफ्रिकेशन पॉसिबल है बेस्ड ऑन देयर इंपॉर्टेंस, बेस्ड ऑन देयर वेट, तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दैट इज इन टेक्निकल एस्टिमेशन। क्वेश्चन नंबर 3, जॉइंट कॉस्ट अपॉर्शनमेंट सुटेबल बेसिस एंड ऑब्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। प्रोडक्ट ए 60 रुपीज का सेलिंग प्राइस, बी 120 का से 30 रुपीज का सेलिंग प्राइस। जॉइंट कॉस्ट लगा है हमारा, मार्जिनल कॉस्ट 4400 एंड फिक्स कॉस्ट 3900। कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट मेथड है? सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड यहां पे, और ये क्वेश्चन हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड से कर चुके हैं। आप अपना क्वेश्चन कल जो मैंने एग्जांपल लिया था वो एग्जांपल इसी क्वेश्चन का लिया था। तो ये मार्जिनल, ये आपका कंट्रीब्यूशन मेथड, हमने जो एग्जांपल इस मेथड को डिस्कस करने में लिया है वो एग्जैक्टली ये एग्जांपल लिया था, तो ये बात हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। In a process industry, the input of material gives an output of 3 joint product. The relative market value method is used in allocating the joint cost amongst the product.
कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्या बोलना चाह रहे हैं? इनपुट डिटेल दिया है, मटेरियल ए, बी, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। कितना यूनिट मटेरियल ए लगा, किस रेट पे, बी किस रेट पे, लेबर, ओवरहेड, ये कॉस्ट हो गई। आउटपुट में हमें मिला 3 तरह का प्रोडक्ट, एक्सक्यूज मी, और 3 तरह के प्रोडक्ट में देखते हैं तो इन तीनों तरह के प्रोडक्ट में यूनिट्स का इशू है, तो यूनिट मेथड तो अप्लाई नहीं हो सकता। इनका सेलिंग प्राइस गिवन है, इनका सेलिंग प्राइस गिवन है। एप्रोप्रिएट मेथड चूज करके बताओ भाई, एप्रोप्रिएट मेथड चूज करके बताओ, किस एप्रोप्रिएट मेथड के थ्रू ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सर नेट रिलाइजेबल वैल्यू काहे को, फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हुआ बाबा, तो नेट रिलाइजेबल वैल्यू, हाँ सर एक ही तो बात है, नेट रिलाइजेबल वैल्यू में हम कॉस्ट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करके पीछे आते हैं, या नहीं है तो माइनस करने के बाद वही आएगा, तो इसको अलग नाम दे दो ना, मार्केट वैल्यू मेथड बोल दो ना, वो भी तो मेथड लिखा था हमने, मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, लेकिन यहां फर्दर प्रोसेसिंग का केस ही नहीं है, तो हम यहां मेथड कौन सा लेंगे, मार्केट वैल्यू मेथड। ये तो मजाक ही कर दिया यार, क्वेश्चन नहीं लिख के दिया है, अपना ही दिमाग लगा रहे हैं हम फालतू। मार्केट वैल्यू मेथड, मार्केट वैल्यू मेथड, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, क्वेश्चन नंबर 4, जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट में क्या क्या है हमारे पास, मटेरियल ए, मटेरियल ए हमारे पास था 100 LB एट द रेट ऑफ 120, 12,000। मटेरियल बी गैलन में था 50 गैलन एट द रेट ऑफ 150 पर गैलन, 7500। लेबर 30 आवर्स, 200 रुपए का रेट, और ओवरहेड 30 आवर्स और 350 का रेट। ये हो गया आपका टोटल जॉइंट कॉस्ट, 12 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, 36,000। जॉइंट कॉस्ट आ गया। ये शो करने का तरीका है, पहले जॉइंट कॉस्ट निकालेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में वी हैव प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3। सबसे पहले तो यूनिट, कितना कितना यूनिट्स बना किस किस प्रोडक्ट का, 30 LB बना है फर्स्ट प्रोडक्ट का, 60 बना है सेकेंड प्रोडक्ट का, और थर्ड प्रोडक्ट बना है 20 गैलन। सेलिंग प्राइस 600, 400, 300। मार्केट वैल्यू यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, 18,000, 24,000, 6,000। जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का रेशो 3:4:1। जॉइंट कॉस्ट 36,000 into 3/8, 36,000 into 4/8, and 36,000 multiplied by 1/8, 13,500, 18,000 and 4,500, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक्सक्यूज मी, क्या ख्याल है? तो जैसा कि हमें कल लग रहा था
कि ये चैप्टर इजी है, तो एक्चुअली अभी करके भी लग रहा है कि हाँ इजी ही है। नेक्स्ट, अभी तक तो। क्वेश्चन नंबर 5, two product P and Q are obtained in a crude form and require further processing at a cost of 5 rupee for P and 4 rupee for Q per unit before sale. Assume at a net margin of 25% on cost. Their sale price are fixed as 13.75, 88.75 per unit respectively. During this period, the joint cost was 88,000 and output were 8,000 unit of P and 6,000 unit of Q. You are required to ascertain joint cost per unit. रिवर्स मेथड बोलते हैं या नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड बोलते हैं, एक ही बात है, जिसमें पहले प्रॉफिट मार्जिन माइनस करेंगे सेल वैल्यू में से, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे और फिर जो आया वो हम एग्जैक्टली चलिए शूट शुरू हो जाइए। समझ में आ गया होगा क्या करना है। PQ दो ही प्रोडक्ट है ना हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 5, सेल्स। सबसे पहले सेल्स वैल्यू P का से 13.75 और 8,000 यूनिट्स, 8,000 यूनिट एट द रेट 13.75, 1,10,000 का सेल्स। Q में 6,000 यूनिट 8.75, 52,500 रुपीज। सेल्स में कोई डाउट? सेल्स में से लेस करना है 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट, तो 1/5 ऑन सेल्स, 1/5 ऑन सेल्स, सेल्स का 1/5। ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट। सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो टोटल कॉस्ट आ ही जाएगा ना। ये टोटल कॉस्ट आ गया 88,000 एंड 42,000। इस टोटल कॉस्ट का मतलब है कि इस टोटल कॉस्ट के अंदर दो कंपोनेंट तो डेफिनेटली होने चाहिए, एक फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और एक जॉइंट कॉस्ट। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमें मालूम है, माइनस कर देते हैं। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट के लिए क्या बोला गया है सर? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमें दिया है 5 रुपी पी में और 4 रुपी क्यू में। 5 इंटू 8,000 और क्यू में कितना बोला मैंने? 4 रुपीज क्यू में। $48,000 पी का बचा और 18,000 क्यू का बचा। 48,000 18,000 टोटल जॉइंट कॉस्ट हो गया हमारा 48 एंड 18 66,000। एनआरवी मेथड पे हैं हम। हमारा जॉइंट कॉस्ट वैसे है 88,000। 88,000 प्रैक्टिकली देखा जाए तो बात समझ में कम आती है हमें। आप लॉस में बेच रहे हो, प्रैक्टिकली देखा जाए तो बात समझ में कम आती है। क्यों? क्योंकि आप लॉस में बेच रहे हो प्रोडक्ट को। सर लॉस में कैसे बेच रहे हैं? दिख रहा है ना लॉस में कैसे बेच रहे हैं। सेल्स में से प्रॉफिट लेस किया, टोटल कॉस्ट आया। नहीं सर प्रॉफिट तो है ना, फिर लॉस में कैसे बेच रहे हैं? फिर हम ऐसे कैसे बेच रहे हैं? अब हमारे पास ये टोटल कॉस्ट आया
इस टोटल कॉस्ट में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट निकाल के यदि मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं तो ये तो गलत है ना सर। पता नहीं है, हमें दिमाग नहीं लगाना है, हमें सिर्फ एक चीज का दिमाग लगाना है, हमें जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है और हमारे लिए जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का रेशो आ गया है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड हमें बोला गया था और ये है हमारा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एस्टिमेटेड एनआरवी आ गई। अब इस एस्टिमेटेड एनआरवी का रेशो बना दो और जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या रेशो बनेगा? 8:3। 88,000 की जॉइंट कॉस्ट को 8:3 में 88,000 इंटू 8/11 88,000 इंटू 3/11 64,000 एंड 24,000 64,000 एंड 24,000 ये है हमारा जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट मांगा है इसने, तो जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। इसकी हमें 8,000 यूनिट थी तो 8 रुपए और इसकी 6,000 यूनिट थी तो 4 रुपीज। ये हो गया जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए कहीं गड़बड़ नहीं है। जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट 8 रुपए, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपी, टोटल कॉस्ट हो गया 13 रुपी, बेच रहे हैं 13.75 पे, तो देर इज सम प्रॉफिट। इन्होंने जो प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेक्ट किया वो ज्यादा है, इतना नहीं मिलने वाला। ठीक है, हमारा काम हो गया, समझ में आ गया, जिसे हम बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। चले नेक्स्ट पे। आई थिंक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा चले। प्रॉफिट माइनस किया, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस किया, नेट एनआरवी आ गया, एनआरवी का रेशियो बना के जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 6। ABC Limited operates a simple chemical process to convert a single material into 3 separate items, referred to here as X, Y, and Z. All 3 end products are separated simultaneously at a single split of point. Product X and Y are ready for sale immediately upon split of point. स्टोरी पढ़ के चलेंगे, ये यहां पे सेल हो सकते हैं भाई। Or any other additional cost without any further processing or any other additional cost. Product Z, however, is processed further. There is no available market price of Z at split of point. The selling price quoted here are expected to remain the same in the coming year. During the year, the selling prices of the items and the total quantities sold were X, Y and Z. कितना कितना क्वांटिटी सेल किया गया, किस किस प्राइस पे सेल किया गया, ये हमें यहां बता दिया गया है। द टोटल जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर वर, ये पूरे साल का जॉइंट कॉस्ट। एन एडिशनल 3,10,000 वॉज स्पेंट टू फिनिश प्रोडक्ट जेड, ये जेड का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आ गया, एडिशनल कॉस्ट ऑफ जेड ओनली। There were no opening inventories of XYZ. At the end of the year, the following inventory of complete unit were on hand. Closing units. Closing stock दिया हुआ है। There is no opening and closing WIP. Opening closing WIP तो नहीं है, ठीक है।
compute the cost of inventories of XYZ for balance sheet purpose and cost of goods sold for income statement purpose. NRV, constant gross margin percentage, NRV method of joint cost allocation, and compare the gross margin percentage of XYZ using two method given above. चलिए अब यहां जाके कुछ थोड़ा सा हम काम की बात करते हैं और कुछ थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए अपने लेवल पे एक बार, और क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या मांग रहा है। क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट अ बिग डील। क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट अ बिग डील। सेल क्वांटिटी मालूम है, क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी मालूम है, हमें प्रोडक्शन चाहिए होता है, वी विल गेट द प्रोडक्शन, नो इशू। सेल क्वांटिटी प्लस क्लोजिंग स्टॉक विल बी द प्रोडक्शन। ओपनिंग नील है, ठीक है। चलिए एक हिंट तो हमें ये मिल गया कि कितनी कितनी यूनिट्स हमारी बनी होगी, वो हमने निकाल लिया। क्योंकि सिर्फ यदि मैं सेल क्वांटिटी की सेल्स लेके चलूंगा तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन का प्रॉब्लम आएगा। पहले जॉइंट कॉस्ट तो डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाए। तो इसके लिए मुझे जो सेल वैल्यू चाहिए वो सेल वैल्यू चाहिए प्रोड्यूस्ड यूनिट की। हम ये मान के चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि जितनी यूनिट्स हम बनाएंगे वो सारी बेच देंगे। तो यहां पे हमारे पास आउटपुट है नहीं है सर, यहां हमारे पास सेल्स यूनिट्स हैं और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स हैं। तो आप ये अज्यूम करके चलो, आप क्या अज्यूम करके चलो, आप ये अज्यूम करके चलो जो भी प्रोड्यूस किया वो पूरा बेच रहे हैं हम, मतलब देयर इज नो क्लोजिंग स्टॉक। तो आप भूल जाओ कि कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं, कोई क्लोजिंग स्टॉक है। तो इसका मतलब जितनी भी सेल्स यूनिट्स हैं उसमें क्लोजिंग स्टॉक प्लस करके वो निकाल लिया मैंने मेरा प्रोडक्शन, और उस पूरे प्रोडक्शन को मैं सेल मान के आगे का क्वेश्चन प्रोसीड करूंगा। उससे क्या होगा सर? उससे जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जॉइंट कॉस्ट तो सोल्ड यूनिट पे नहीं लगी ना, जॉइंट कॉस्ट तो प्रोड्यूस्ड यूनिट पे लगी है ना। तो सर प्रोड्यूस्ड यूनिट में डायरेक्टली डिवाइड कर दो। सर प्रोड्यूस्ड यूनिट में मैं डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि मैं यूनिट मेथड यूज नहीं कर रहा हूं। यूनिट मेथड यूज करता तो मैं प्रोड्यूस्ड यूनिट में जॉइंट कॉस्ट डिवाइड कर देता। मैं एनआरवी मेथड यूज कर रहा हूं, नेट रिलाइजेबल वैल्यू। अब नेट रिलाइजेबल वैल्यू मेथड पे आने के लिए मुझे सेल्स माइनस प्रॉफिट माइनस प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट करके पीछे आना पड़ता है। अब मैं सेल्स लूं सेल्स यूनिट वाली और उसमें से प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर दो तो गलत हो गया भाई, क्योंकि सारी तो यूनिट सेल हुई नहीं, लेकिन जो कॉस्ट लगी है वो तो सारी यूनिट्स पे लगी है। तो फिर क्या करें? तो सर आप जितनी यूनिट्स बनाई ना उन सबको सेल कर दिया ऐसा मान के चलो, और फिर कॉस्ट माइनस करके एनआरवी पे आओ, तो थोड़ा लॉजिकल चीज होगा, मतलब तो ही करेक्ट होगा। वरना तो जब क्लोजिंग स्टॉक इज देयर तो क्लोजिंग स्टॉक या तो सेल्स यूनिट प्लस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन निकालो, सिंपल तरीका। टोटल प्रोडक्शन मान लो, पहला तो चीजें समझ में आ गया। एनआरवी मेथड ऑफ जॉइंट एलोकेशन, तो सीधा सीधा एनआरवी मेथड पे चलें, ज्यादा क्यों लोड लेते हैं, पहले वन बाय वन चलेंगे। आ जाते हैं एनआरवी मेथड पे, क्वेश्चन नंबर 6। कितने हैं? तीन, तीन प्रोडक्ट है हमारे पास। लाइन सीधा क्यों नहीं खींचते हैं? सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारी सेल्स क्वांटिटी, उसमें हम क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी ऐड कर देते हैं तो हमारी प्रोडक्शन क्वांटिटी आ जाएगी। सेल्स क्वांटिटी हमारे पास है 186, ये सब टन में है, 186 टन, 527 टन एंड 736 टन। और इसमें हम ऐड कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी जो कि है 180 टन, 60 टन और 25 टन। तो आपको मिल गया आपका प्रोडक्शन क्वांटिटी।
प्रोडक्शन क्वांटिटी मिल गया। इस प्रोडक्शन क्वांटिटी को ही हमने सेल किया है, ये मान के एनआरवी पे आइए, तो सच आर द सोल्ड यूनिट, यू मान के चलो। तो सेल्स वैल्यू एक्स की सेलिंग प्राइस थी 1500 रुपीज, वाई की सेलिंग प्राइस है 1125 रुपीज, और Z को तो सर बाद में ले जाके बेचेंगे, यस बिल्कुल बाद में ले जाके बेचेंगे 750 रुपीज पे। $5,49,000, 6,60,375, 5,70,750। ये आगे हमारी सेल वैल्यू। एनआरवी पे जाना है, सेल वैल्यू एनआरवी पे जाना है, क्या लेस करें सर? प्रॉफिट मार्जिन, क्या प्रॉफिट मार्जिन प्रोवाइडेड है? नहीं सर, एनआरवी के लिए प्रॉफिट मार्जिन गिवन नहीं है, तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर देते हैं। एक्स और वाई में तो है ही नहीं, ओनली इट इज इन जेड। 3,10,000, ये आ गया आपका एनआरवी। इट्स योर एनआरवी। अभी क्या सर, बस हो गया खत्म काम, इसमें जॉइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, तो ये हो गया आपका शेयर इन जॉइंट कॉस्ट। टोटल जॉइंट कॉस्ट कितना था हमारा? 6,25,000। इस जॉइंट कॉस्ट को बांट दो, $6,25,000, तीनों का टोटल कितना है? 5,49,000 प्लस 660,375 प्लस 260,750, 2,33,398, टू एट 748, 110,874, ये 110,854। जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन और जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट निकाल, आपका काम खत्म। करना पड़ेगा ना बेटा, लास्ट में हमेशा वो फ्रैक्शनल डिफरेंस को मैनेज करना जरूरी है। यदि फ्रैक्शनल डिफरेंस कंसीडर नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। और आप लोग क्या कर रहे हो, कैलकुलेटर पे पूरा वैल्यू रखो ना। 5,49,000 प्लस 660,375 प्लस 260,750, 14,70,125। इसको डिवाइड किया, इसको हमें डिवाइड करना है, तो हमारे पास कैलकुलेटर में पूरी वैल्यू आती है 4.425133,917। रहने दो ऐसे एज इट इज उसको वहीं पे, मल्टीप्लाई बाय 5,49,000 इक्वल, तो आ गया 233,398.5। अब इसको 398.5, तो 398 लीजिए, 99 लीजिए, चॉइस इज योर्स। अब 660,375 इक्वल, ये आ रहा है 280,747.8, तो 28748,
फिर 260750 इक्वल 1,10,854। सब कुछ एग्जैक्ट आएगा, 1 रुपया ऊपर नीचे नहीं मिलेगा आपको। आप फ्रैक्शन को कैलकुलेटर पे ही रहने दो, उन फ्रैक्शंस को कैलकुलेटर पे ही रहने दो। कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट नंबर से डिवाइड कर दो, जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगी। क्या क्या मांगा है हमें, क्वेश्चन की डिमांड देखना है। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, वैल्यू ऑफ और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी चाहिए। पहले जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 366, 637.7, 37.7। नेक्स्ट प्रोडक्ट का निकालते हैं। सेकंड का कॉस्ट पर यूनिट 478.28 और थर्ड का 110,854 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट 761 145.67। अब इसमें ऐड कर देते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट सिर्फ जेड में है, पर यूनिट निकाल देते हैं सीधा सीधा, तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट ऐड कर देते हैं। जेड का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना था हमारे पास, 3,10,000 डिवाइडेड बाय 761, 407.36, 407.36। ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट पर यूनिट, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। इट इज योर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। अब ये जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आई है, इसी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट पे अपना आप क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर दो, और इसी एवरेज पर यूनिट पे आप अपना सोल्ड यूनिट का वैल्यूएशन कर लो, तो सीओजीएस और क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक नंबर दे देते हैं, देखो
ये सेल क्वांटिटी को ए बोलता हूं, क्लोजिंग स्टॉक को बी बोलता हूं, प्रोडक्शन को सी बोलता हूं, और ये मेरा हो गया डी। तो क्लोजिंग स्टॉक बी इंटू डी और सीओजीएस ए इंटू डी, और ये फर्स्ट पार्ट आर कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। 637.7 multiply by 180, 1,14,786। ठीक है, ये हो गया आपके पास क्लोजिंग स्टॉक एंड सीओजीएस की वैल्यू, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, और आपके पास सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट हो जाएगा सोल्ड यूनिट का। अब क्योंकि यदि प्रॉफिट निकालना है तो सेल्स रेवेन्यू और प्रॉफिट, तो सेल्स रेवेन्यू सेल्स रेवेन्यू सेलिंग प्राइस को सेल्स यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, सेलिंग प्राइस इंटू सेल्स यूनिट, सेलिंग प्राइस इंटू सेल्स यूनिट 1500 इंटू 186, 2,79,000, 1,125 इंटू 527, 5,92,875, 1,125 the selling price. The selling price of Z is 750. 750 multiplied by 736, 5,52,000। ये आ गई हमारी सेल्स रेवेन्यू। अब सेल्स रेवेन्यू में से सीओजीएस माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका जीपी। जीपी निकाल देते हैं फटाफट। $1,44,970। $3,40,824। $1,60,388। सेल्स रेवेन्यू आ गया, ये आ गया हमारा सेल्स रेवेन्यू।
इज इट क्लियर? और सेल्स रेवेन्यू और जीपी, ये फर्स्ट मेथड एनआरवी। तो एनआरवी से सारी कैलकुलेशन समझ में आ गई। क्लोजिंग स्टॉक को लेके चले, लेकिन लास्ट में आके उनको हमने भूल दिया, भूल गए हम उसके बारे में, और हमने सिर्फ कैलकुलेशन कर लिया अदर पार्ट का। सेकंड मेथड क्या है इसका, एक बार ये कैलकुलेशन सारा नोट कर लिया है आप लोगों ने, चेक कर लीजिएगा। The next method, constant GP margin percentage NRV method of joint allocation. Constant GP margin percentage, constant GP margin percentage NRV. कांस्टेंट जीपी मार्जिन परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट जीपी मार्जिन परसेंटेज। सो सेकंड मेथड में हमें मांगा गया है जीपी मार्जिन परसेंटेज, मतलब एनआरवी ले रहे हैं। तो एनआरवी का तरीका होता है सेल्स रेवेन्यू माइनस जीपी माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और फिर जॉइंट कॉस्ट का रेशो आता है जिसमें हम जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड करते हैं। अभी हमने जीपी नहीं लिया क्योंकि हमारे पास जीपी था ही नहीं। अभी ये बोल रहा है कि सर अब जीपी आ गया है और एक कांस्टेंट जीपी का रेट ले लो, एक कांस्टेंट जीपी रेट ले लो और कैलकुलेट करके बताओ कि एनआरवी मेथड अब जीपी के साथ कैसे होगा। जीपी मन से क्यों लेना है भाई, जीपी आ गया ना, आ तो गया जीपी। तो अब लेते हैं कांस्टेंट, कैलकुलेशन करते हैं कांस्टेंट जीपी रेट की। कांस्टेंट जीपी रेट, टोटल सेल्स कितना हुआ, टोटल जीपी कितना हुआ, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। जीपी का टोटल करो और सेल रेवेन्यू का टोटल करो। GP है 6,46,179 divided by sales, total sales of all the three products. Total sales है 14,23,875। $45.38। चेक करो क्या आ रही है। लेकिन ये जीपी मार्जिन है, इसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का गड़बड़ हुआ है। एक मिनट गाइस, इसको चेक करें। इसका सेल्स, मेरा सेल्स मैंने शायद गलत कॉपी कर लिया है, वापस लेते हैं, वापस देखते हैं। सेल्स रेवेन्यू, टोटल सेल्स रेवेन्यू हमारे पास यहां से है, ये रहा सेल्स रेवेन्यू, टोटल सेल्स रेवेन्यू। यहां से टोटल करेंगे तीनों प्रोडक्ट को, यदि हम सेल कर देते हैं, तीनों प्रोडक्ट को यदि हम सेल कर देते हैं तो हमारी सेल रेवेन्यू कितनी आती है। यहां से लेंगे हम टोटल सेल्स रेवेन्यू विदाउट क्लोजिंग स्टॉक 17,80,125। इसमें से लेस करते हैं जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, क्योंकि हमें ओवरऑल लेना है। तो जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, टोटल जॉइंट कॉस्ट था हमारा 6,25,000, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 3,10,000, टोटल कॉस्ट था हमारा 9,35,000।
ये आपका आता है ओवरऑल जीपी। ओवरऑल जीपी 17,80,125, 8,45,125, ये आ गया हमारा ओवरऑल जीपी। जीपी रेट ओवरऑल चाहिए ना, $47.48%। हमने जो पहले लिया था वो हमने सिर्फ सोल्ड यूनिट का ले लिया था, सेल्स रेवेन्यू भी सोल्ड यूनिट का लिया था और जीपी भी सिर्फ सोल्ड यूनिट का लिया था, लेकिन उससे हमारा काम नहीं चलेगा ना। हमने तो यदि रीअलोकेशन करना है तो हमें सोल्ड यूनिट नहीं, वापस पूरे की पूरी प्रोडक्शन यूनिट से निकालना पड़ेगा। तो जितनी भी मेरी प्रोडक्शन यूनिट्स थी मैंने उनका सबका सेल्स रेवेन्यू ले लिया, और जितनी भी मेरी प्रोडक्शन यूनिट थी उनकी प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट ले ली। अब इसकी टोटल कॉस्ट निकालना बहुत सिंपल है, जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो यहां से ओवरऑल जीपी रेट आ गया 47.48%। अब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं, वापस एनआरवी निकालते हैं। अब वापस आपको एनआरवी निकालना है, एनआरवी निकालने के बाद फिर जॉइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और फिर वापस जीपी और ये सारा क्लोजिंग स्टॉक और सब कुछ कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए वापस एनआरवी की कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। 625 प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 3,10,000, 935 लिखा है ना मैंने, 935 बेटा। तो ले लो तीनों की सेल, सेल माइनस जीपी माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट एनआरवी, एनआरवी का रेशियो यूज करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जॉइंट कॉस्ट। तो सेल्स कौन सी, अब रेशियो आ गया ना, अब सेल्स कौन सी, सेल्स पूरी लेंगे, टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स वाली सेल लेंगे। चलो ले लो फटाफट। सेल्स लिखा हुआ है ना हमारे पास, काय को लेने का है बार बार। सेल वैल्यू है ना 549,660,375, सीधा इस पे जीपी लिखा लो ना, जीपी at the rate of 47.48% on sales। और सेल्स हमारे पास कौन से पॉइंट में है, सेल वैल्यू नाम दे देंगे इसको हम एक्स, एक्स वाली सेल पे 47.48%। देखो रिपीटेटिव कॉस्टिंग में स्टेटमेंट बहुत लेंदी बनते हैं, तो हमेशा हर वैल्यू को एक नाम मतलब नामकरण करते हुए चलो, कि कहीं भी वो वैल्यू काम में लेनी है तो उसका नाम यूज कर लिया बस हमने। तो यहाँ पे एक्स, एक्स पे 47.48% लगाओ, 2,60,665। नहीं मैम फिर वही प्रॉब्लम आएगा बाबू, बच्चा लोग फिर वही प्रॉब्लम आएगा, इसलिए रेट सही लेने का वैसे इतना ज्यादा कुछ खास बात नहीं है, फ्रैक्शनल डिफरेंस आता भी है तो 47.4755 ठीक है चलेगा। नेक्स्ट 3,13,546, ये हो गया बी का, और 2,70,982 ये आ गई आपकी जीपी। सेल्स में से जीपी माइनस करेंगे और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी माइनस करेंगे। ये लीजिए, लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 3,10,000। तो अब हम ले लेते हैं सेल्स माइनस जीपी माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो आपको क्या मिल गया एनआरवी
सर एनआरवी क्यों? जब जीपी माइनस हो चुका है तो ये तो जॉइंट कॉस्ट आ जानी चाहिए अपने आप ही, जॉइंट कॉस्ट आ जानी चाहिए, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी हमने माइनस कर दिया। चेक कर लेते हैं जॉइंट कॉस्ट इतनी है क्या हमारी। 266 माइनस करो, सेल्स माइनस दिस 288 335 346 829 और लास्ट वाले का नेगेटिव आ रहा है 10,000, नेगेटिव आ रहा है, थर्ड का नेगेटिव आ रहा है भाई, कितना आ रहा है 10,242। जेड का नेगेटिव आ रहा है जॉइंट कॉस्ट का शेयर, जेड का जॉइंट कॉस्ट का शेयर नेगेटिव आ रहा है। अभी इनकी तीनों की टोटल करके देखो, ऑलमोस्ट का जॉइंट कॉस्ट के बराबर आ रहा है क्या तीनों का टोटल, चेक करके देखेंगे। सर फ्रैक्शनल डिफरेंस है 7-8 रुपए का, चलेगा, फ्रैक्शनल डिफरेंस है 7-8 रुपए का चलेगा, मतलब ये 6,25,000 आ रही है हमारी जॉइंट कॉस्ट। ये 6,07 ये 7 रुपया जो भी डिफरेंस आ रहा है वो एडजस्ट होगा, यानी हमारी जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गई, एनआरवी की जरूरत ही नहीं है। अब एक की नेगेटिव जॉइंट कॉस्ट आ रही है, हाँ ये जब हम कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन लेके चलेंगे ना हर प्रोडक्ट पे जीपी सेम, तो क्वाइट पॉसिबल कि किसी का नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि उसका जीपी अलग था, इसका दूसरे प्रोडक्ट का जीपी अलग है, लेकिन हमने सभी पे एक एवरेज जीपी अप्लाई कर दिया, तो एवरेज जीपी अप्लाई करने पे डेफिनेटली किसी ना किसी प्रोडक्ट में जॉइंट कॉस्ट नेगेटिव आ सकती है। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो ये अपने आप हमारे पास क्या आ गया जॉइंट कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो एनआरवी में बस ये ध्यान रखना, यदि ये अमाउंट जॉइंट कॉस्ट के इक्वल है तो बात खत्म हो गया, और यदि नहीं है तो जॉइंट कॉस्ट को इस रेशो में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। अब नेगेटिव आ गया, फाइन, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं फटाफट से, वही कॉस्ट वैल्यूएशन एंड आगे का प्रोसीजर फॉलो कर दीजिए। टोटल कॉस्ट पर यूनिट, $288,335 divided by number of unit produced 336, 366, 787.87, और दूसरे में है 346,829 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट 587, पर यूनिट कॉस्ट 590.85, 590.85, और यहां पे 3,10,000 प्लस माइनस 10,242 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट 761, 393.90, 390.90, 93.90, ये समझ लीजिएगा कैसे निकाला मैंने भाई, टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहा हूं मैं, तो यहां पे टोटल कॉस्ट पर यूनिट, ये तो जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट निकालो तो नेगेटिव है। सर जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट से लिखाओ ना, समझ में नहीं आती है बात, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आती है तो ये लीजिए, ये हो गई हमारी जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट, तो यहां पे जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट नेगेटिव आ रही होगी 13.46 नेगेटिव। अब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट नील नील, इसमें कितनी थी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट 407.36 रुपए। यह आ गई आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट पर यूनिट, $393.90। क्लियर? तो ये जॉइंट कॉस्ट पर यूनिट मिल गया हमें। अब आगे का आपको वही प्रोसीजर सेम जो ऊपर वाले पोर्शन में हमने फॉलो किया था, टोटल कॉस्ट पर यूनिट मिलने के बाद जो किया था
क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, सीओजीएस का वैल्यूएशन, सेल्स रेवेन्यू और इंडिविजुअल जीपी, और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन दोनों मेथड से कंप्लीट। एक बार इस क्वेश्चन को वापस अच्छी तरह पूरा डिटेल में देखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, सी यू।